इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अब नॉर्मल मोलर मास एंड वेंट होफ फैक्टर के बारे में। पिछली वीडियोस में हमने पढ़ा था कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में। ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती थी? दीज वर द प्रॉपर्टीज विच डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सोल्यूट एंड डज नॉट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ सोल्यूट। सो ये याद है ना, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज वो प्रॉपर्टीज होती हैं जो डिपेंड करती हैं नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सोल्यूट पे। हमने 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ी थी। फर्स्ट था रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, जिसका एक्सप्रेशन था P1 नॉट माइनस P1 डिवाइड बाय P1 नॉट, दैट वाज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। और मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट को हम ऐसे लिख सकते थे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। ये सोल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स हैं, ये सॉल्वेंट के नंबर ऑफ मोल्स हैं। और किसी सोल्यूशन में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट बहुत ज्यादा होंगे एज कम्पेयर टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, इसलिए डिनोमिनेटर में हम N2 को नेग्लेक्ट कर रहे थे, तो ये आ जाना था N2 डिवाइड बाय N1। और ये जो N2 है ये है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। तो हमने देखा था कि रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। सेकेंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी थी elevation in boiling point, means delta TB that was equal to KB into molality। और यहाँ पे मोलैलिटी को हम ऐसे लिख सकते हैं, नंबर ऑफ मॉस ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। यहाँ पे भी हमने देखा कि जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है दैट डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। थर्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डेल्टा TF, इट वाज इक्वल टू KF इंटू मोलैलिटी। अब यहाँ पे भी मोलैलिटी सेम वैसे ही KF इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट भी डिपेंड करती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट के ऊपर। और फोर्थ प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी ऑस्मोटिक प्रेशर, जिसको हम कैपिटल पाई से लिखते थे, दैट वाज इक्वल टू CRT। और यहाँ पे C था मोलैरिटी, और मोलैरिटी को हम लिखते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर इनटू RT। और यहाँ पे भी ये जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है ऑस्मोटिक प्रेशर है, इट डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। तो हमने देखा कि ये चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज दीज डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, इसीलिए तो ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है। अब इन सारी प्रॉपर्टीज में अगर बात की जाए सोल्यूट की, तो सोल्यूट क्या लेते थे हम? हमने अभी तक जब भी इन प्रॉपर्टी से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स किए या प्रॉब्लम सॉल्व की, तो हमने पढ़ा था कि जो सोल्यूट होता है वो होता है नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूट। नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूट, इसके एग्जांपल थे जैसे यूरिया, सुक्रोज, ग्लूकोज। हमने इसी तरह के सोल्यूट पढ़े थे अभी तक इन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के एग्जांपल्स में। और ये जो नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूट्स होते हैं, दीज डज नॉट डिसोशिएट और एसोसिएट इन द सॉल्यूशन। मीन्स तो यहाँ पे क्या होगा, अगर हमने 1 मोल ऑफ सोल्यूट लिया है तो हमारे पास वो सोल्यूशन में भी 1 मोल ऑफ सोल्यूट ही रहेगा, क्योंकि वो ना तो डिसोशिएट हो रहा है ना एसोसिएट हो रहा है, इसीलिए 1 मोल ऑफ सोल्यूट विल रिमेन एज 1 मोल ऑफ सोल्यूट इन द सोल्यूशन। तो इससे क्या होगा कि हमारे पास जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू है और जो हमने कैलकुलेट करके निकाली वैल्यू, मीन्स कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी विल बी इक्वल टू ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ये ऑब्जर्व्ड आएगी हमारे पास एक्सपेरिमेंटली। मीन्स हमारे पास जो कैलकुलेटेड वैल्यू होगी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की, दैट विल बी इक्वल टू ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। अगर बात करें मोलर मास की टर्म में, मोलर मास ऑफ सोल्यूट, ये जो सारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं ये डिपेंड करती है मोलर मास ऑफ सोल्यूट के ऊपर भी, क्योंकि ये देखो यहाँ पे ये है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट को हम लिख सकते हैं
वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट। जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती हैं दे हैव ए रिलेशन विद मोलर मास ऑफ सोल्यूट आल्सो। तो हमारे पास जो ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है और इसके थ्रू हमारे पास मोलर मास आया, मीन्स जो हमारे पास मोलर मास आया थ्रू कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, दैट विल बी इक्वल टू मोलर मास जो हम एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व करेंगे। क्लियर है? हमने कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के टर्म में भी पढ़ लिया और मोलर मास के टर्म्स में भी देख लिया। तो फॉर नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूट्स कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी एंड ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर सेम एंड कैलकुलेटेड मोलर मास एंड ऑब्जर्व्ड मोलर मास आर सेम। लेकिन अभी तक हम जो भी बात कर रहे थे उसमें सोल्यूट था नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक, लेकिन फिर क्या होगा अगर हमारे पास सोल्यूट होगा इलेक्ट्रोलाइटिक? फॉर एग्जाम्पल अगर हम सोल्यूट लेते हैं 1 मोल ऑफ NaCl। अब ये NaCl है ना, हमें पता है सोल्यूशन में वाटर में क्या होता है, इट विल डिसोशिएट इनटू Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव आयंस। इट विल डिसोशिएट। हमने लिया था 1 मोल ऑफ NaCl और हमें सोल्यूशन में मिला 1 मोल ऑफ Na पॉजिटिव एंड 1 मोल ऑफ Cl नेगेटिव। यहाँ पे हमने लिया था 1 मोल ऑफ NaCl, लेकिन हमारे पास सोल्यूशन में टोटल प्रेजेंट है 2 मोल ऑफ सोल्यूट, 1 मोल ऑफ Na पॉजिटिव एंड 1 मोल ऑफ Cl नेगेटिव। और हमें पता है कि जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं दे डिपेंड्स ओनली अपॉन द नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सोल्यूट एंड डज नॉट डिपेंड अपॉन देयर नेचर। इसीलिए अगर यहाँ पे डिसोसिएशन हो रही है मींस 1 मोल से हमारे पास 2 मोल्स ऑफ सोल्यूट आ रहे हैं, तो इस डिसोसिएशन से हमारे पास जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज होंगी दे विल बी अफेक्टेड। तो क्या होगा कि जो हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू थी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की, मतलब कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी विल नॉट बी इक्वल टू ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। और इसी तरह जो मोलर मास आएगा हमारे पास फ्रॉम कैलकुलेटेड वन, that will not be equal to molar mass we will find experimentally। तो ये क्लियर हुआ, ये जो हमारे पास मोलर मास आएगा फ्रॉम ऑब्जर्व्ड विल बी डिफरेंट फ्रॉम द मोलर मास विच वी विल फाइंड फ्रॉम द कैलकुलेटेड वैल्यूज। तो यहाँ पे ये जो मोलर मास है इसी को हम कहते हैं अब नॉर्मल मोलर मास। क्योंकि जो मोलर मास की वैल्यू आनी चाहिए थी नॉर्मली उससे डिफरेंट आएगी। ये जो मोलर मास है ये होगा नॉर्मल मोलर मास। क्लियर है? abnormal molar mass, molar mass either lower or higher than the expected or normal value is known as abnormal molar mass। मीन्स हमारा जो मोलर मास आएगा वो या तो ज्यादा आएगा या कम आएगा एज कंपेयर टू एक्सपेक्टेड वैल्यू, तो उस मास को हम कहते हैं abnormal मोलर मास। क्योंकि नॉर्मल तो आया नहीं जो नॉर्मल वैल्यू आनी चाहिए थी, इसीलिए इसे कहते हैं हम abnormal मोलर मास। एंड दिस abnormality इज ड्यू टू एसोसिएशन और डिसोसिएशन, जिसको हम आगे डिटेल्स में पढ़ेंगे। और इसी एसोसिएशन और डिसोसिएशन या डिग्री ऑफ एसोसिएशन या डिसोसिएशन को अकाउंट में लेने के लिए हम इंट्रोड्यूस करते हैं वांट ऑफ फैक्टर, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल आई से। और फॉर एसोसिएशन इट इज लेस देन यूनिटी एंड फॉर डिसोसिएशन इट इज ग्रेटर देन यूनिटी। तो चलो एक बार वांट ऑफ फैक्टर की डेफिनेशन देख लेते हैं। वांट ऑफ फैक्टर होता है रेशियो ऑफ नॉर्मल मोलर मास टू abnormal molar mass, means it is a ratio of normal molar mass divided by abnormal molar mass। या फिर इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं इट इज द रेशियो ऑफ absorbed colligative property टू द कैलकुलेटेड colligative property। मोलर मास और colligative property के बीच में हमें रिलेशन पता है ना, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। मोलर मास इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कैलकुलेटेड colligative property। इसीलिए हम वांट ऑफ फैक्टर को ऐसे भी लिख सकते हैं in terms of colligative property, absorbed colligative property divided by calculated colligative property।
और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल्स बिफोर डिसोसिएशन और एसोसिएशन। इस वाले एक्सप्रेशन से हम ये भी कह सकते हैं ना कि वॉट ऑफ फैक्टर होता है कि कितने टाइम नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ेंगे या घटेंगे, क्योंकि ये है ऊपर आ रहा है हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन। डिसोसिएशन में नंबर ऑफ मोल्स बढ़ेंगे और एसोसिएशन में नंबर ऑफ मोल्स घटेंगे। ये मैं आगे डिटेल में बताऊंगी। तो हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं, वॉट ऑफ फैक्टर होता है कि कितने गुना हमारे पास जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं वो बढ़े या घटे। तो चलो थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। पहले पढ़ते हैं हम डिसोसिएशन के केस में। डिसोसिएशन के केस में, डिसोसिएशन का हमने पढ़ा था ना, एक एग्जांपल पढ़ा था हमने NaCl का। NaCl क्या होता था, डिसोशिएट होता है Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव में। यहाँ पे अगर हम लेते हैं 1 मोल ऑफ NaCl तो हमारे पास मिलता है 1 मोल ऑफ Na एंड 1 मोल ऑफ Cl नेगेटिव। और हम यहाँ पे एज्यूम कर रहे हैं कि ये जो डिसोसिएशन है ये 100% डिसोसिएशन है। तो इस केस में वांट ऑफ फैक्टर क्या होगा, मींस आई की वैल्यू क्या होगी। तो ये होता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन। आफ्टर डिसोसिएशन कितने हैं, 2 हैं, डिवाइड बाय नंबर ऑफ पार्टिकल्स बिफोर डिसोसिएशन, ये है 1। तो इस केस में आई की वैल्यू आ गई 2। और एग्जांपल लेते हैं जैसे MgCl2। इस केस में भी ये 100% डिसोसिएशन अगर हम एज्यूम कर रहे हैं तो क्या आएगा हमारे पास, Mg पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। यहाँ पे 2 मोल्स हैं Cl नेगेटिव के। तो हमारे पास आफ्टर डिसोसिएशन अगर हमने यहाँ पे 1 मोल ऑफ MgCl2 लिया था तो हमारे पास 1 मोल ऑफ Mg पॉजिटिव आएगा और 2 मोल आएंगे Cl नेगेटिव के। तो I की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, आफ्टर डिसोसिएशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स बिफोर डिसोसिएशन। तो यहाँ पे I की वैल्यू आई 3। और एग्जांपल लेते हैं Al2SO4 5। यहाँ पे भी 100% डिसोसिएशन हम एज्यूम करते हैं तो ये आएगा 2Al3 पॉजिटिव प्लस 3SO4 2 नेगेटिव। अब देखो यहाँ पे 2 मोल है Al3 पॉजिटिव के और 3 मोल्स है SO4 2 नेगेटिव के। और हमने यहाँ पे स्टार्टिंग में लिया था 1 मोल। यहाँ पे वॉट ऑफ फैक्टर की वैल्यू आएगी 3 प्लस 2 डिवाइड बाय 1, ये आई 5। तो देखो यहाँ पे डिसोसिएशन के केस में हमने देखा कि I की वैल्यू इज मोर देन 1। I is always more than 1. Want of factor is greater than unity always. इसके अलावा want of factor हमें ये भी बताता है कि जो हमारी कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है उससे हमारी ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कितने गुना इंक्रीज हुई, कितने टाइम इंक्रीज हुई। देखो यहाँ पे अगर 2 है तो जो हमारी ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है that increases 2 times। तो यहाँ से ये बात तो क्लियर हो ही गई कि डिसोसिएशन के केस में जो हमारी ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है दैट इज मोर एज कंपेयर टू कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। मींस यहाँ पे ये जो ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो इंक्रीज हो रही है। और ये कितनी इंक्रीज हो रही है, NaCl के केस में ये 2 टाइम्स इंक्रीज हो रही है, MgCl2 के केस में 3 टाइम्स इंक्रीज हो रही है और Al2SO4 3 के केस में ये 5 टाइम इंक्रीज हो रही है एज कंपेयर टू कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो ये क्लियर हुआ फॉर डिसोसिएशन केस want of factor is greater than 1। और इस केस में absorbed colligative property will be greater than calculated colligative property, means absorbed colligative property increase हो रही है। और यहाँ पे देखो हम जितने भी केस पढ़ रहे थे यहाँ पे हम एज्यूम कर रहे थे कि NaCl 100% डिसोसिएट हो रहा है। हालांकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो ये 100% डिसोशिएट भी हो सकते हैं, लेकिन अगर डिसोसिएशन 100% ना हो, मतलब 1 मोल में से कुछ परसेंट ही डिसोशिएट हो, तो हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन से। इसके लिए हमारे पास टर्म है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन।
जिसको हम अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है? जैसे मैंने कहा है कि यहाँ पे 100% डिसोसिएशन ना हो, कुछ परसेंटेज ही डिसोसिएशन हो। जैसे मैंने बताया है कि अगर हमारे पास टोटल 1 मोल है, अगर उसमें से 100% डिसोसिएट हो जाते थे, तो ये हमने ऊपर एग्जांपल देखे हैं कि कैसे हम उसके लिए वॉन हॉफ फैक्टर की वैल्यू निकालते थे। लेकिन अगर 100% डिसोसिएशन ना हो, 1 मोल में से सिर्फ अल्फा मोल डिसोशिएट हो, सिर्फ अल्फा मोल ही डिसोशिएट हो, मतलब यहाँ पे 1 मोल का कुछ परसेंटेज ही डिसोशिएट हो रहा है, पूरा 1 मोल डिसोशिएट नहीं हो रहा, तो उसको हम समझते हैं थ्रू डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो चलो देखते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का एग्जाम्पल के साथ। हम लेते हैं एग्जाम्पल NaCl का ही। NaCl अब 100% डिसोशिएट नहीं हो रहा, अब इसमें से कुछ परसेंटेज ही NaCl की डिसोशिएट हो रही है। ये डिसोशिएट होगा Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव में। इनिशियली हमारे पास क्या है? हमारे पास 1 मोल ऑफ NaCl है और 0 मोल ऑफ Na पॉजिटिव एंड 0 मोल ऑफ Cl नेगेटिव। इनिशियली हमारे पास ये है, लेकिन एट इक्विलिब्रियम, हम पढ़ते हैं ना एट इक्विलिब्रियम, तो इक्विलिब्रियम पे क्या होगा? ये डिसोसिएशन हो रही है इक्विलिब्रियम पे, तो क्या होगा? 1 में से अल्फा मोल डिसोशिएट हो गए और हमारे पास फिर आए क्या? Na पॉजिटिव के अल्फा मोल और Cl नेगेटिव के अल्फा मोल। तो अगर हमें इसका निकालना हो I की वैल्यू, तो ये होगा नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन। आफ्टर डिसोसिएशन हमारे पास क्या है? ये है अल्फा, ये अल्फा, और ये भी तो पार्टिकल प्रेजेंट है ना आफ्टर डिसोसिएशन, तो इसको हम लिखेंगे अल्फा प्लस अल्फा प्रोडक्ट्स के प्लस 1 माइनस अल्फा डिवाइड बाय नंबर ऑफ पार्टिकल्स बिफोर डिसोसिएशन। बिफोर डिसोसिएशन है हमारे पास 1, तो अगर हम देखेंगे तो ये आएगा हमारे पास 1 प्लस अल्फा। और अगर यहाँ पे हो हमारे पास 100% डिसोसिएशन, तो अल्फा की वैल्यू क्या होगी? अल्फा होगा 1। अगर 100% डिसोसिएशन होगी तो अल्फा की वैल्यू 1 होगी, मतलब 1 मोल में से 1 मोल ही डिसोशिएट हो रहे हैं। तो इस केस में फिर आई की वैल्यू क्या होगी? आई की वैल्यू है 1 प्लस अल्फा, ये हो जाएगी 1 प्लस 1 इक्वल टू 2। और हमने देखा था पहले 100% डिसोसिएशन होने पे NaCl के लिए आई की वैल्यू आती थी 2। क्लियर है? अब हम सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं MgCl2 के लिए। यहाँ पे भी अब 100% डिसोसिएशन नहीं होगी। MgCl2 डिसोशिएट होता है Mg पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, और यहाँ पे Cl के 2 मोल। इनिशियली हमारे पास था सिर्फ MgCl2 मीन्स 1 मोल ऑफ MgCl2 और 0 मोल ऑफ Mg पॉजिटिव एंड 0 मोल ऑफ Cl नेगेटिव, एंड एट इक्विलिब्रियम, मतलब जब डिसोसिएशन हो जाए तो उसके बाद ये आ जाएगा 1 माइनस अल्फा, क्योंकि अल्फा हो रही है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, यहाँ पे आएगा अल्फा, और Cl नेगेटिव के 2 हैं तो ये होगा 2 अल्फा। और इसके लिए अगर हम आई की वैल्यू फाइंड आउट करें तो आई होगा अल्फा प्लस 2 अल्फा प्लस 1 माइनस अल्फा डिवाइड बाय 1, मीन्स नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ पार्टिकल्स बिफोर डिसोसिएशन। ये आएगा हमारे पास 1 प्लस 2 अल्फा। और यहाँ पे भी अगर 100% डिसोसिएशन हो तो मतलब अल्फा की वैल्यू आएगी 1, तो आई की वैल्यू आएगी 1 प्लस 2 इंटू 1, ये आएगी 3। ऐसे ही हम देख सकते हैं Al2SO4 साइज के लिए, ये डिसोशिएट होगा Al3 पॉजिटिव प्लस 2 प्लस 3SO4 2 नेगेटिव में। यहाँ पे इनिशियली हमारे पास 1 मोल ऑफ Al2SO4 3, ये 0 0 एट इक्विलिब्रियम इट विल बिकम 1 माइनस अल्फा, इट विल बी 2 अल्फा एंड इट विल बी 3 अल्फा। तो आई की वैल्यू होगी यहाँ पे 3 अल्फा प्लस 2 अल्फा प्लस 1 माइनस अल्फा डिवाइड बाय 1, ये आएगा 4 अल्फा प्लस 1। और अगर 100% डिसोसिएशन होगी इफ अल्फा इज इक्वल टू 1, देन आई की वैल्यू आएगी 5 की।
तो चलो एक बार जनरल फॉर्मूला निकाल लेते हैं वॉन हॉफ फैक्टर और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के बीच में। हम मानते हैं एक्स एन कोई मॉलिक्यूल है, उससे हमें मिलते हैं एन मोल ऑफ एक्स। तो स्टार्टिंग में क्या होगा, इनिशियली हमारे पास 1 मोल ऑफ एक्स एन है और 0 मोल ऑफ एक्स है, लेकिन आफ्टर डिसोसिएशन 1 माइनस अल्फा और ये हो जाएगा एन अल्फा। तो यहां से अगर हमें आई की वैल्यू निकालनी हो तो ये होगी 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा डिवाइड बाय 1। ये हो जाएगा 1 प्लस अल्फा एन माइनस 1, और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं आई माइनस 1 इक्वल टू अल्फा एन माइनस 1, और अल्फा की वैल्यू आ जाएगी आई माइनस 1 डिवाइड बाय एन माइनस 1। तो ये आ गई हमारे पास एक जनरल इक्वेशन टू फाइंड आउट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। सेकंड, अब हम पढ़ते हैं एसोसिएशन के केस में। जब मॉलिक्यूल्स एसोसिएट हो, सॉल्वेंट में डालने के बाद सोल्यूट के मॉलिक्यूल्स एसोसिएट हो जाए, और ये एसोसिएशन कैसे हो सकती है, ये हो सकती है अगर सोल्यूट के मॉलिक्यूल्स डाइमराइज कर जाएं, ये ट्राइमराइज कर जाएं, टेट्रामराइज कर जाएं। फॉर एग्जांपल हमारे पास मॉलिक्यूल है CH3COOH। इस कार्बोक्सिलिक एसिड को मींस एस्टिक एसिड को अगर हम बेंजीन में डालते हैं, सॉल्वेंट है यहाँ पे बेंजीन, तो इसमें होती है एसोसिएशन। एसोसिएशन कैसे होती है, जैसे ये कार्बोक्सिलिक एसिड है और ऐसे ही एक और कार्बोक्सिलिक एसिड का मॉलिक्यूल है, इन दोनों के बीच में होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने के कारण ये मॉलिक्यूल डाइमराइज कर जाता है, डाइमर फॉर्म करता है। इसीलिए यहाँ पे अगर हम 2 मोल्स ऑफ एस्टिक एसिड लेंगे तब हमारे पास 1 मोल ऑफ डाइमराइज्ड एस्टिक एसिड आएगा। मींस यहाँ पे हमने 2 मोल्स लिए इसके और हमें मिला 1 मोल एसोसिएशन के बाद। तो यहाँ पे आई की वैल्यू क्या होगी, आई की वैल्यू होती है नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर एसोसिएशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ पार्टिकल्स बिफोर डिसोसिएशन। तो यहाँ पे आई की वैल्यू आई 1/2। ऐसे इसका एक और एग्जांपल हो सकता है बेंजोइक एसिड, मींस यहाँ पे CH3 की जगह हमारे पास होगा C6H5COOH। इसके भी 2 मोल्स एसोसिएट होंगे। अगर यहाँ पे 100% एसोसिएशन, हम यहाँ पे अभी एज्यूम कर रहे हैं कि जो एसोसिएशन है वो 100% है, 100% एसोसिएशन होगी तो हमारे पास आएगा C6H5COOH बेंजोइक एसिड इन डाइमराइज्ड फॉर्म। इस केस में भी आई की वैल्यू आएगी 1/2। तो हमने देखा कि अगर मॉलिक्यूल्स एसोसिएट होते हैं तो जो वॉन हॉफ फैक्टर है उसकी वैल्यू आती है इज लेस देन 1, लेस देन यूनिटी। फॉर एसोसिएशन आई इज लेस देन यूनिटी। ऐसे ही मान लो अगर हमारे पास कोई मॉलिक्यूल है, मान लो मॉलिक्यूल ए है, वो प्राइमराइज होता है, मींस इसके 3 मॉलिक्यूल्स हमें देंगे A3। तो इस केस में आई की वैल्यू क्या होगी, ये होगा 1/3। तो चलो यहाँ पे भी हम पढ़ते हैं डिग्री ऑफ एसोसिएशन। जिसको हम फिर से अल्फा से ही लिखेंगे। डिग्री ऑफ एसोसिएशन का मतलब भी वैसे ही होगा कि इसमें 1 मोल में से कितने मोल एसोसिएट हुए, 1 मोल में से अल्फा मोल एसोसिएट हो गए। ठीक है, तो हम यही एग्जांपल लिखते हैं एस्टिक एसिड का। अब यहाँ पे 100% एसोसिएशन नहीं हो रही, यहाँ पे स्टार्टिंग में तो ये 1 है, ये 0 है। इनिशियली इनिशियली हमारे पास सारा रिएक्टेंट पड़ा हुआ है, प्रोडक्ट 0 है, लेकिन एट इक्विलिब्रियम ये 1 माइनस अल्फा और ये होगा अल्फा डिवाइड बाय 2।
वैसे हम इसको ऐसे भी लिख सकते थे कि यहाँ पे 2 मोल एस्ट्रिक एसिड के, तो फिर यहाँ पे 2 में से हमें 2 अल्फा मोल सब्ट्रैक्ट करने पड़ते हैं और यहाँ पे हमारे पास आता अल्फा, लेकिन अभी के लिए ऐसे ही लिखा है। तो यहाँ पे आई की वैल्यू आएगी 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय 1, तो ये आई 1 माइनस अल्फा बाय 2। अब देखो यहाँ पे अगर 100% एसोसिएशन हो, मतलब 1 मोल में से पूरे 1 मोल ही एसोसिएट हो जाए, तो अल्फा की वैल्यू आएगी 1, तो आई की वैल्यू आएगी हमारे पास 1 माइनस 1 बाय 2, ये होगी 1 बाय 2। जो एसोसिएशन का केस है उसमें हम देख रहे हैं कि आई की वैल्यू होती है लेस देन 1, मीन्स जो ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है दैट इज लेस एज कंपेयर टू कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। मतलब एसोसिएशन होने के बाद जो ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो डिक्रीज हो जाती है। क्लियर है? और एग्जांपल लेते हैं, अगर कोई मॉलिक्यूल टेट्रामराइज कर रहा है, मीन्स 4A से हमारे पास आता है A4, तो ये इनिशियली तो ये 1 होगा, ये 0 होगा। एट इक्विलिब्रियम क्या होगा, ये होगा 1 माइनस अल्फा, ये होगा अल्फा डिवाइड बाय 4, और फिर इसके लिए आई की वैल्यू आएगी 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाय 4 डिवाइड बाय 1, ये आएगा 1 माइनस 3 अल्फा डिवाइड बाय 4। और अगर 100% हो, मतलब अल्फा की वैल्यू अगर 1 हो, तो उस केस में ये आ जाएगा 1 माइनस 3 बाय 4 दैट इज इक्वल टू 1 बाय 4। ये आ जाएगा अगर 100% एसोसिएशन हो टेट्रामर फॉर्म करने वाले मॉलिक्यूल्स। यहाँ पे भी देख लेते हैं एक जनरल रिलेशनशिप बिटवीन अल्फा एंड आई। यहाँ पे भी एन ए से हमारे पास बनता है ए एन, ये स्टार्टिंग में 1 है, 0 है, ये है 1 माइनस अल्फा, ये है अल्फा डिवाइड बाय एन, तो आई की वैल्यू आएगी 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाय एन डिवाइड बाय 1। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस अल्फा 1 अपॉन एन माइनस 1, तो ये होगा आई माइनस 1 इक्वल टू अल्फा 1 अपॉन एन माइनस 1, तो अल्फा की वैल्यू आ जाएगी आई माइनस 1 डिवाइड बाय 1 माइनस एन माइनस 1, ये आ गया डिग्री ऑफ एसोसिएशन की वैल्यू। तो हमने डिटेल में समझ लिया वॉन ऑफ फैक्टर और कैसे ये हमारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज को इफेक्ट करता है। तो हमने यही देखा ना, वॉन ऑफ फैक्टर होता है ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिवाइड बाय कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो अगर हमें यहाँ पे ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी निकालनी हो, तो वो आ जाएगी आई इंटू कैलकुलेटेड, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, तो हमने देखा कि यहाँ पे अगर हम कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को आई से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आ जाएगी। तो इसी के अकॉर्डिंग हम सारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज को मॉडिफाई कर देते हैं, जिसमें हम वॉन्ट ऑफ फैक्टर को इंक्लूड कर देंगे। तो फर्स्ट है रिलेटिव लॉगरिथम ऑफ वेपर प्रेशर। यहाँ पे ये देखो हमने आई के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, जो हमारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आई थी, कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को आई के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हमारे पास ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आ गई। ये है मॉडिफाइड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ऐसे ही एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट में ये वॉन्ट ऑफ फैक्टर इंक्लूड कर दिया हमने यहाँ पे, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट में और ये ऑस्मोटिक प्रेशर में भी, सारी टर्म्स में हमने ये जो वॉन्ट ऑफ फैक्टर था ये इंक्लूड कर दिया। तो अब अगर हमारे पास न्यूमेरिकल में इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशंस भी आएंगे तो हम ये वाली इक्वेशंस लगा के कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज फाइंड आउट कर सकते हैं।